दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक महान घटना की कहानी लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारी काव्य श्रृंखला एक कदम सफलता की ओर की प्रथम कहानी, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कैफ़े पर। ये कहानी शुरू होती है राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजकुमारी विद्योत्मा से। राजकुमारी विद्योत्मा बहुत विद्वान थी और हर पढ़ी लिखी लड़की चाहती है कि उसकी शादी उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति से हो। ऐसी ही प्रतिज्ञा विद्योत्मा ने भी की कि मैं उस विद्वान से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। बड़े-बड़े विद्वान आए, लेकिन विद्योत्मा से शास्त्रार्थ में कोई जीत ना सका। विद्योत्मा से पराजित होने को अपना अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने निश्चय किया कि वे विद्योत्मा का विवाह सबसे मूर्ख व्यक्ति से करवाएंगे। ऐसा निश्चय करके विद्वान अपने रास्ते जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर युवक पेड़ पर चढ़कर उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा है। यह देखकर विद्वानों ने सोचा कि उन्हें इससे अधिक मूर्ख व्यक्ति और कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति को राजकुमारी से विवाह करवाने का प्रलोभन देते हुए उसे बोला कि अब वह कुछ नहीं बोलेगा और मौन धारण करके रखेगा। वो कहते हैं ना, जब भाग्योदय होना होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति ने उनकी बात मान ली और उनके साथ चलने को राजी हो गया। सभी विद्वान उस मूर्ख का पंडित का वेश बनाकर विद्योत्मा के पास ले गए और राजकुमारी विद्योत्मा से बोले, ये हमारे गुरु हैं और आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, परंतु इन्होंने मौन धारण कर रखा है, इसलिए ये सिर्फ इशारों में ही बात करेंगे और इनके द्वारा किए गए इशारों का अर्थ हम आपको बताएंगे। विद्योत्मा मूक शास्त्रार्थ करने में निपुण थी, इसलिए वह इसके लिए तुरंत मान गई। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई कि ब्रह्म एक है, परंतु मूर्ख युवक ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उसने दो उंगलियों का इशारा इस भाव से किया कि यदि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने उसके इशारे को कुछ इस तरह समझाया कि उस एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए दूसरे जगत की सहायता लेनी होती है। अकेला ब्रह्म स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व पांच हैं। तो उस मूर्ख व्यक्ति को लगा कि यह राजकुमारी थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में उसने घूंसा दिखाया कि यदि तू मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। विद्वानों ने उसे समझाया कि गुरु कहना चाह रहे हैं कि भले ही पांच तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि अलग अलग हैं, परंतु तत्व पृथक पृथक रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अपितु आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से विद्योत्मा अंत में अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार उस मूर्ख व्यक्ति और विद्योत्मा का विवाह होता है। विवाह ने के पश्चात विद्योत्मा उस मूर्ख व्यक्ति के साथ उसके घर में आ जाती है, परंतु प्रथम रात्रि को ही जब वह दोनों साथ होते हैं तो उसी समय ऊँट का स्वर सुनाई देता है। विद्योत्मा संस्कृत में पूछती है कि मैं तत्, परंतु उस अनपढ़ को क्या पता था कि संस्कृत क्या होती है और संस्कृत में ऊँट को क्या बोला जाता है, इसलिए उसके मुंह से निकल गया उट्र उट्र। इस प्रकार विद्योत्मा को पता चलता है कि उसके साथ छल करके एक अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति से उसका विवाह करवा दिया गया है। वह उसे खूब धिक्कारती है और यह कहकर घर से निकाल देती है कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस मत आना। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर उसके मन को गहरी चोट पहुंचती है। उसने मन में निश्चित कर लिया कि वह विद्वान बनेगा और यही निश्चय करके वह माँ काली की पूजा आराधना करने में लग गया। उसकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें संस्कृत का प्रकांड विद्वान होने का आशीर्वाद दिया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वे पुनः अपनी पत्नी के द्वार पर आए एवं बोले, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अर्थात कोई विद्वान लगता है। अब क्योंकि उन्होंने माँ काली की साधना से यह ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम कालिदास हुआ, जिन्होंने आगे चलकर छोटी बड़ी सब मिलाकर लगभग 40 रचनाएं की, जिसमें मात्र 7 रचनाएं ही ऐसी हैं जिन्हें निर्विवादित रूप से कालिदास रचित माना जाता है, जिनमें 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम एवं कुमार संभवम और 2 खंड काव्य मेघदूतम एवं ऋतुसंहार हैं। तो इस प्रकार अपनी पत्नी द्वारा दिए गए हृदयाघात से एक मूर्ख एवं अनपढ़ युवक संस्कृत का एक महान कवि एवं रचनाकार कालिदास बन गया। कालिदास के जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं, लेकिन 2 मत काफी लोकप्रिय हैं। पहला मत पहली सदी ईसा पूर्व का, जबकि दूसरा चौथी सदी ईसा पूर्व का है।
दोस्तों पहली सदी ईसा पूर्व के मत के अनुसार कालिदास उज्जैन के विख्यात राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे और उनके राज दरबार में कवि के पद पर नियुक्त थे। महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और दोस्तों चौथी सदी ईसा पूर्व के मत के अनुसार कालिदास भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी कुमार गुप्त के समकालीन थे। कई प्रमुख इतिहासकार इसी मत को ज्यादा महत्व देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कालिदास के जन्म स्थान के बारे में। दोस्तों महाकवि कालिदास के जन्म काल की तरह उनके जन्म स्थान के बारे में भी कई विवाद हैं। उन्होंने अपने खंड काव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन का काफी महत्ता से वर्णन किया है। इसकी वजह से कई इतिहासकार उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। कुछ साहित्यकार ने यह सिद्ध करने का भी प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म कविल्ठा गांव में हुआ था, जो आज के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जहां पर सरकार ने उनके नाम से एक सभागार बनाकर वहां उनकी प्रतिमा भी स्थापित की हुई है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं एवं ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब आपसे आज्ञा चाहूंगा, फिर मिलेंगे अपने अगले अंक में किसी और नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।